नाश्ते के फ़ौरन बाद मेहमानों की आमदोरफ़्त शुरू हो चुकी थी और हवेली में खासी रौनक का एहसास हर सू फैला था। एक तरफ किचन में पकते नित नए पकवान की भीनी भीनी सी खुशबू थी, तो दूसरी जानिब शहर से लाए गए कपड़ों को दर्जी लाउंज में फैलाए एक एक जोड़े की तफसील से बीजान को आगाह कर रहा था। ऊपर की जानिब निगाह घुमाई जाए तो वहाँ बहुत से अफराद सीढ़ियाँ लगाए हवेली को कुमकुमों से सजा रहे थे। दूर से देखने पर बिलाशुबा वो शादी का ही घर लगता था। आज बख्तियार और निसार को रस्म के लिए बिठाया जाना था, जिसमें दोनों की सास यानी निगार बेगम रस्म करती और फिर बहुत से पैसे उन पर से वार कर सदका कर देती। ऐसी एक रस्म लड़की वालों के घर भी होनी थी, जिसमें अमल और बीजान ने जाकर रस्म करनी थी, मगर वो रस्म रस्म हिना से एक दिन पहले थी, सो अभी वो इस फिक्र से आज़ाद थे। दूसरी जानिब आगा डेरे पर वली को कह रहे थे कि वो आज शाम काम पहले पहले निपटाए और मगरिब से पहले हवेली पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर आज रस्म थी और आगा जान के बकौल उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी था। उसने खौफ से सर झटका। भला उसका क्या काम था वहाँ? खामखा लोग बातें बनाते और फिर से बदमज़गी फैल जाती, मगर वो उसे जल्दी आने का हुक्म देते मुतमईन से पलट गए। उसने बेजार होते मोबाइल सामने टेबल पर डाला और फिर उठकर बाहर सब्ज़ाज़ार पर चला आया। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उसने मजबूत बाजू खुद के गिर्द लपेटे। उसी वक्त दूर से शाहनवाज उसे अपनी जानिब आता नजर आया। बीजान का पैगाम है सर आपके लिए। हाँ कहो। वो अभी भी दूर नजरें जमाए खड़ा था। वो कह रही थी कि आज आप उनके लाए हुए कुर्तों में से कोई एक पहने। शाहनवाज ने चेहरे पर उमड़ती मुस्कुराहट समेटी थी। ओह यार, उसने बालों में हाथ चलाया। कोई ऐसा काम नहीं हमारे पास जिसके बाइस मैं घर ना जा सकूं। शाहनवाज ने मज़े से गर्दन दाएं से बाएं हिलाई तो वो तप गया। तुम मेरे मुलाजिम हो या सरदार बाबा के? दोनों का हूँ सर जी। ओफ, वली ने गुस्से से उसे देखा था। ये अपनी सियासी जवाबदारियां ना अपने पास रखो तुम इस वक्त। शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बनो, खफकी से कहकर उसने रुख दोबारा से फेर लिया। आप क्यों भागना चाहते हैं सर? उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। मैं सामना नहीं करना चाहता किसी का भी नवाज। दिल उचाट हो गया मेरा हर शय से। सरदार बाबा का हुक्म है, आप टाल नहीं सकते। यही तो मसला है कि उनकी कोई बात टाल नहीं सकता मैं। खैर, तुम्हारा भाई कैसा है? अब जॉब पर जा रहा है? उसने सरसरी सा पूछा तो नवाज ने सर इस बात में हिलाया। आपकी मेहरबानियाँ हैं सर। अगर आपने उसे ना समझाया होता तो अभी वो इस मकाम पर नहीं होता। नवाज उसे अपने भाई के बारे में बता रहा था। वो उसके घर वालों के मुतालिक चंद एक मुख्तसर से सवाल करके दोबारा से अपने ऑफिस चला आया। एक दो काम निपटाए और फिर ऑफिस से उठ गया। हवेली जाने का कोई इरादा नहीं था, सो गाड़ी असगर के घर की जानिब मोड़ ली। करीबन 15 मिनट में वो उसके ओपन किचन के सामने रखी कुर्सी पर बैठा उसको चाय बनाते देख रहा था। क्या मसला हो गया फिर से तुम्हें? हस्बे आदत वो उससे चिढ़ा हुआ था, मगर वली परवाह किए बगैर बैठा रहा। मैं थक गया हूँ असगर। बहुत देर बाद उबलती चाय को देखकर उसने आहिस्ता से कहा तो वो गहरा सांस लेता उसकी जानिब घूमा। छोड़ दो उस हवेली को, यहाँ आ जाओ मेरे साथ शहर में। मेरे बाबा ने तो पहले भी ऑफ़र किया है तुम्हें प्लॉटिंग का काम, फिर तुम मानते ही नहीं। आखिर वजह क्या है वहाँ रहने की? वो बहुत संजीदगी से उसके पुज़मुर्दा चेहरे को देखता कह रहा था। वली नफ़ी में सर हिलाता सीधा हुआ। मैं सरदार बाबा को ऐसे नहीं छोड़ सकता असगर। अपनी सारी जवानी उन्होंने मुझ पर सर्व की, और अब जब मेरा वक्त आया है तो मैं पीठ दिखाकर वहाँ से नहीं भाग सकता। मैं नहीं कर सकता ऐसे। मगर ये तो तुम्हारे सरदार बाबा भी नहीं चाहेंगे वली कि तुम तकलीफ़ में रहो। तुम एक दफ़ा उनसे बात तो करके देखो इस बारे में। चाय कपों में उंडेलता वो फिक्रमंदी से कह रहा था। मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे ये सब कहने की। मैं खुद गर्ज नहीं बन सकता। अब के अस्कर भी उसके साथ वाली कुर्सी पर आन बैठा और अपना कप स्लीप पर रखकर उसका कप उसके सामने रखा। वली, ये खुदगर्जी नहीं है। गैर जानिबदारी से सोचो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम्हारा वहाँ से निकल जाना तुम्हारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए नागुज़ीर है। खुद पर रहम करो और निकल आओ वहाँ से। वो अपनी भाप उड़ाती चाय को देख रहा था। मैं उस हवेली से निकल भी आऊँ तो फिर भी अपना माजी तो नहीं बदल सकता ना। मैं जहाँ भी रहूँगा इसी शनाख्त के साथ रहूँगा। ऐसे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ से निकल कर या कहीं दूर जाकर। जानते हो, तुम्हें देखकर एक बहुत मशहूर किरदार याद आता है मुझे। उसने उदासी से मुस्कुरा कर उसे देखा, मगर वली नहीं मुस्कुराया। उन्हीं खाली खाली नज़रों से उसे देखे गया। कोई और वक्त होता तो वो उसके इसके ड्रामे की बकवास पर उसे टोक देता, मगर वो खुद भी इतना डिस्टर्ब था कि बिला चूं चढ़ाव से सुनने लगा। वो कोरियन कौम का एक तारीखी दौर था जिसमें मुख्तलिफ सल्तनतें सैकड़ों इलाकों में कायम थी। जैसे हमारी तारीख गुजरी है या जैसे मुख्तलिफ अक़वाम की तारीखी अदवार में उतारा है कि एक इलाके पर हमला करके उसको फ़तह किया जाता था और फिर उस पर उसकी हुकूमत आप ही आप हो जाती थी। इसी तरह वो भी वक्त था। उसमें एक गोरियो ख़ानदान की हुकूमत थी।
خیر اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ آس پاس کے علاقوں کی اقوام سے آپ کو بنا کر رکھنا پڑتی تھی۔ اگر آپ ان کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے تو وہ آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کے علاقے پر قابض ہو سکتے تھے، اور اس حملے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا ان کے یہاں کہ اس وقت کا سلطان دوسری سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو وہ اسے اور اس علاقے کو امان بخش دیتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا، ولی چائے کا گھونٹ بھرتا اس کو سن رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں نے، سلاطین نے، بہت سے حکمرانوں نے ایک ایک وقت میں سینکڑوں شادیاں کر رکھی ہوتی تھیں، صرف اپنا اقتدار اور حکومت بچانے کے لیے۔ اس وقت کے بادشاہ تیجو نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا، مگر یہ فیصلہ اس کی پہلی زوجہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے کو درمیان میں رکھ کر بات کی۔ ہاں، میں نے کہا اس کا سگا بیٹا وانگ سو۔ اس نے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے وانگ سو پر چھرا تان دیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو وہ اس بچے کی جان لے لے گی، اور بے خیالی میں چھرا وانگ سو کی آنکھ کے پاس لگا۔ اس نے سانس لیا، ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چھرا اس کی بائیں آنکھ کے نیچے سے چیرتا اس کے ماتھے تک آیا۔ اس نے اشارے سے اپنے ابرو سے لے کر آنکھ کے نیچے لکیر کھینچی، اور پھر ساری زندگی وہ نشان اس کے ساتھ رہا۔ بادشاہ نے پھر بھی شادی کر لی اور وانگ سو کو اسی سلطنت میں اپنا بیٹا بنا کر بھیجا، مگر وہ اس سلطنت کا بیٹا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایک قیدی کے طور پر رکھا ہوا تھا تاکہ اس سے اس کے باپ کو قابو کر سکے۔ خیر اسے بھی بادشاہ کے حکم پر ایک غار میں چھوڑ دیا گیا، مگر جانتے اس غار میں کیا تھا؟ ایک پل کو رک کر اس نے ولی کی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے آنکھیں سکیڑی۔ کیا؟ چائے کی بھاپ فضا میں تیر کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اس غار میں بھیڑیے تھے ولی۔ اس کے ابرو حیرت سے اوپر کر اٹھے، اور کئی راتیں وہ اپنی تلوار کے ساتھ ان بھیڑیوں سے لڑتا رہا۔ اپنے سروائیول کی جنگ میں اس نے ایک ایک کو مار دیا، اور جب وہ اس غار سے واپس لوٹا تو خود بھی ایک بھیڑیا بن چکا تھا۔ وہ اس غار سے زندہ بچ گیا تھا ولی، جیسے تم اس رات بچ گئے۔ ایک پل کو ٹھہر کر اس نے اپنی چائے کا گھونٹ لیا، پھر کپ کو دیکھتا بولنے لگا۔ اپنے ایک زخم کے نشان کی وجہ سے وہ واپس اپنے علاقے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ صرف وہی بن سکتے تھے جو بے داغ ہوتے تھے، جن کے جسم پر کوئی نشان نہ ہوتا۔ مگر وہ پھر بھی گیا، اپنے علاقے میں واپس گیا۔ وہ اتنا تو خوفناک تھا کہ کوئی اسے وہاں سے نکال نہ سکا۔ کئی سال اس نے اپنے اس ماضی کے نشان کے ساتھ گزارے اور لوگوں کی نفرت اور حقارت سہی، مگر ایسے میں ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی جو میک اپ آرٹسٹ تھی۔ اصغر ایک پل کو مسکرایا۔ ساری دنیا ڈرتی تھی وانگ سو سے، مگر وہ لڑکی کہتی کہ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ ساری زندگی وہ خود کو مجرم گردانتا آیا، ساری زندگی وانگ سو نے اس زخم کی وجہ سے خود سے نفرت کی، مگر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے کہا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ بے قصور ہے۔ اسے بے ساختہ سبز لباس میں ملبوس تمتماتے چہرے کے ساتھ تیز تیز بولتی لڑکی یاد آئی۔ اس وقت وانگ سو کو احساس ہوا کہ وہ واقعی بے قصور ہے۔ پھر جس نے احساس دلایا وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اپنی میک اپ سکلز کو استعمال کر کے اس کا زخم چھپا دیا، اور پھر سے وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے جیسے مسکرا کر بات سمیٹی۔ اگر وانگ سو اپنے نشان کے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے تو تم بھی اپنے ماضی کے ساتھ جی سکتے ہو، اور بہت اچھے سے جی سکتے ہو۔ اب یہ مایوسی چھوڑو اور آگے کے بارے میں سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اب اٹھ کر سنک کے سامنے کھڑا اپنا کپ دھو رہا تھا۔ ولی اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر سوچتی نگاہیں اس پر اٹھائیں۔ انجام کیا ہوا کہانی کا؟ اینڈ کیا تھا؟ اس کے سوال پر اصغر رک سا گیا، گلا کھنکار کر مڑا۔ وہ کچھ نہیں، بس بادشاہ بن جاتا ہے۔ نہیں، اینڈ کچھ اور ہے اس کا۔ کیا وہ لڑکی اسے مل جاتی ہے؟ اصغر اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، نہیں، وہ مر جاتی ہے۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ مجھے پتا تھا انجام اصغر، اگر میں اس کا رائٹر ہوتا تو میں بھی اس کا انجام ایسا ہی لکھتا، کیونکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وانگ سو چاہے کتنا بھی میک اپ کر کے اپنا داغ چھپا لیتا، مگر وہ اس داغ کو اپنی ذات سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ کچھ داغ آپ چاہ کر بھی خود سے نہیں مٹا سکتے، کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اصغر نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ولی اسے ہمیشہ لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ چڑھتی مغرب کی نیلی روشنی نے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خنک ہوا اور سرسوں کی خوشبو سے ساری پگڈنڈیاں معطر تھیں۔ اس نے بھی گیلے بالوں میں برش پھیرا اور پھر سرس پر کھلتے گلابی رنگ کا دوپٹہ لپیٹتی بچھی جائے نماز تک آئی۔ کھلتے گلابی رنگ کی قمیض سادہ تھی اور نیچے کھلے ٹراؤزر، جس میں اس کا سراپا بہت خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور مہمان آنا شروع ہو گئے۔ اسی پل ناجیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ وہ سنتوں کی آخری رکعت کے
तशहुद में बैठी थी। सलाम फेर कर साथ खड़ी नाजिया पर नज़र घुमाई। वो हमेशा की तरह शौक से रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप किए हुए थी। कभी कभी तो अमल को भी लगता था कि जैसे शादी उसके नहीं नाजिया के भाइयों की हो रही हो। उसकी तैयारी देखकर बिल्कुल यही लगता था। बड़ी नमाजें पढ़ी जा रही हैं जनाब, किसे मांगा है दुआओं में। उसके साथ रखे बेड पर बैठते उसने अमल पर तंज किया तो उसने उन्हीं ठंडे तासुरात के साथ उसे देखा। क्या मतलब है इस फजूल बात का? वो हंसती। भाई फजूल क्या है इसमें? ये सच है कि बहुत से लोग नमाजें सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह से अपने महबूब को दुआओं में गिड़गिड़ा कर मांग सके। ज़माने में और भी गम है नाजिया इन फजूलियात के सिवा। सर झटक कर जाए नमाज समेटती वो उठी। अगर आप उसे सिर्फ इसलिए अप्रोच कर रहे हो कि अपने महबूब को मांग सको तो फिर आप उससे अपने बने ताल्लुक़ का मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह से ताल्लुक़ किसी वजह से नहीं रखा जाता, नहीं तो वजह के ख़त्म होने के बाद उससे ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाएगा। सिंगार मेज़ पर तयशुदा जाए नमाज रखा और फिर आईने में देखती दुपट्टे की तहें खुलने लगी। पीछे नाजिया ने बेजारी से सर झटका, जैसे उसे उसकी किसी बात में दिलचस्पी ना थी। नीचे चलो मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? उसका माथा ठनका। भूल गई? मैंने कहा था ना कि मुझे वली का नंबर चाहिए और तुमने कहा कि तुम मेरे साथ उससे नंबर लोगी, तो अब चलो। उसने बेजारी से सांस लिया। नाजिया इस वक्त घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम अपने तमाशे को ना अभी। मेहमानों से घर भरा पड़ा है इसीलिए तो कह रही हूँ। वो पुरजोश सी आगे आई थी। उसने रुक कर उसे आईने में देखा। बाल अब भी आगे को किए वो उनमें ब्रश चला रही थी। अलबत्ता हाथ धीमा पड़ गया। वो उस वक्त हमें ना करने की पोजीशन में नहीं होगा और चुपचाप अपना नंबर हमें दे देगा। तुम बस चलो, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। नंबर उससे मैं खुद मांगूंगी, तुम बस वहाँ मेरे साथ खड़ी हो जाना। जस्ट वो सारी तैयारी करके आई थी। उसने आंखें घुमाकर बालों में तेज तेज ब्रश चलाया और फिर पीछे को फेंक कर ब्रश सिंगार मेज़ पर रखा। सामने पड़ी चांदी की बालियां उठाई और फिर एक एक करके दोनों कानों में पहनने लगी। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी नाजिया। ना मैं वली से बेतकल्लुफ़ हूँ और ना वो किसी को इतनी इजाज़त देता है। अगर तुमने मुझे उससे कभी बात करते देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी BFF हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम एक छत तले रहते हैं, जिसके बाइस इतनी बातचीत फितरी सी चीज़ है। समझ आया? स्पार्ट लहजे में कहकर उसने बालों को ज़रा से पीछे करके पिन लगाई और बाकियों को यूं ही कमर पर बिखरे रहने दिया। अगर जो वली उसका ये दो टोक अंदाज देख लेता तो उसे अंदाज़ा होता कि वो इतनी भी नाजुक नहीं थी जितना वो उसे समझता था। उसे भी सख्त लहजों में बातें करना आती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मोहतरमा जैसा आप उसे समझती हैं। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो एक बेज़रर सा धीमे मिजाज का बंदा है, खामोश और अच्छा सा। और जो कुछ भी होगा उसे मैं खुद देख लूँगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। वो बेफिक्री से कहकर अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। उसके बालों को संवारते हाथ पल भर को रुक गए। नज़रों के सामने उसका बेहद सपाट चेहरा उभरा। उसकी नज़रें नाजिया के सिंगार नज़र आते अक्स पर फिसली। जल्द पता चल जाएगा तुम्हें कि वो कितना खामोश और कितना धीमे मिजाज का है। अब चलो। उसने दुपट्टा कंधों पर फैलाया और दरवाजे की जानिब बढ़ी। नाजिया भी ब्रश जल्दी से टेबल पर रखकर उसके पीछे भागी। सहज सहज कर जीने से उतरती अमल का चेहरा बेहद संजीदा था। फिर भी बहुत से लोगों की गर्दनें उसकी जानिब घूमी थी और हाँ, उन बहुत सी देखती नज़रों में नफीस की नज़रें भी शामिल थीं। उसने उसे कमाल बेनियाजी से नज़रअंदाज किया और लाउंज में चली आई। लाउंज में आज सोफ़ों को ज़रा परे खिसकाकर दरमियानी टेबल पर रस्म का सामान सजाया गया था। बड़े से लाउंज के दूसरी जानिब टीवी हॉल था जिसमें रस्म मुनक्किद की गई थी। सोफ़ों पर जर्द सी चादरें बिछाए आसपास घर को गेंदों से सजाया गया था और कदावर शीशे की खिड़कियों के पार लटके सुनहरी कुमकुमें भी जगमगा रहे थे। अभी रस्म शुरू होने में वक्त था इसलिए मेहमान लाउंज में विराजमान थे। कुछ सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे थे और कुछ औरतें किचन के दरवाजे में खड़ी बेजान से रस्म के वक्त का पूछ रही थी। बहुत से लड़के भी दाखिली दरवाजे में इस्तादा बातों में मशगूल थे। उसने आसपास नज़र घुमाकर वली को तलाशा। नाजिया भी उसके साथ खड़ी बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। अभी उसी वक्त उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जो सब सोचे बैठी थी वो इतना आसान भी ना था। उससे उसका नंबर मांगने का सोच कर ही उसे अजीब सा डर लग रहा था। दिल में बेचैनी सी उतरने लगी। कहाँ है वो? झुंझला कर उसने अमल से कहा तो जवाबन उसने शाने उचकाए। नाजिया अर्जुमंद बेगम के आवाज़ देने पर वो किचन की जानिब बोली। उसी वक्त वो अमल को नज़र आया। दाखिली दरवाजे से अंदर आता वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जान का दिया सफ़ेद कुर्ता ज़ेब तन किए, गहरे बादामी रंग की शॉल को गर्दन के गिर्द लपेटे। आस्तीनें उसने ठंड में भी कोहनियों तक मोड़ रखी थी। मसरूफ़ सा फ़ोन पर दूसरी जानिब की बात सुनता वो चंद पल वहीं दरवाजे के पास ठहर गया। निस्वारी आंखें सुकेड़ रखी थीं और अब वो नफ़ी में सर हिलाता।
और अब वो नफ़ी में सर हिलाता आगे वाले की बात को रद्द कर रहा था। अमल ने गहरा सांस लेकर उससे नज़रें फेरी। क्या ज़रूरत थी बीजान को उसके लिए ये कुर्ता लेने की, और उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी यही कुर्ता पहनने की। और ये जो बाल माथे पर बखेर रखे हैं जनाब ने, क्या इसे हाथ से पीछे नहीं किया जा सकता। खफकी से उसे देखती वो सोच रही थी कि अचानक उसने हाथ उठाया, माथे के बालों में उंगलियां चलाकर उन्हें पीछे जमाया। फिर एक नज़र उठाकर अमल को देखा और अबरू उचकाए, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। खुदाया, उसके कान तक हिफ्फत से सुर्ख पड़ गए थे। क्या अब उसके दिल के हालात चेहरे पर आने लगे थे, या फिर वो बंदा कहीं से उससे जुड़ा हुआ था, जो कुछ भी सुने बगैर महसूस कर रहा था कि उसे कुछ कहा गया। क्या कभी तुमने उन लफ्ज़ों को सुना है कि जो ना कहे गए हों। वली ने भी सुन ली थी शायद उसके अंदर गूंजती बातें। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। वली ने सर को खम देकर मोबाइल कान से हटाया और फिर शाहनवाज की जानिब मुतवज्जो हुआ। नाजिया उसी पल दौड़ती हुई उसके पास आई। अमल, वो देखो आ गया वली। हाँ पता है, देख चुकी हूँ उसे। नाजिया उस वक्त बहुत नागवार गुजर रही थी, और वली तो उससे भी ज़्यादा। वो उसकी तैयारी पर सख्त नाला थी उससे। अगर मेरी दस्तरस में होते ना वली, तो कभी तुम्हें ये कुर्ता ना पहनने देती। खफकी से दूसरी जानिब देखा तो नफीस की नज़रों से नज़रें जा मिली। उफ। गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की ने खौफ से चेहरा फेरा। चलो ना उससे बात करते हैं। नाजिया ने उसका बाजू हिलाया था। वली अब तक शाहनवाज की किसी बात पर बेजारी से नफ़ी में सर हिला रहा था। खुद बुलाओ उसे, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, उसने साफ जवाब दिया। उससे ज़्यादा मुरवत वो कर भी नहीं सकती थी। नाजिया ने बेबसी से उसे घूरा और फिर शाहनवाज आगे बढ़ा तो उसने वली को आवाज़ दी। वो जो पलटने लगा था रुक गया, फिर उनकी जानिब मुड़ा। नफीस और नज़ीर अब बाहर लॉन की जानिब बढ़ रहे थे। वो उनके करीब चला आया तो दोनों लाउंज के सिरे पर जीनों के नज़दीक खड़ी थी। जी, खुश्क सा पूछा गया। एक नज़र देखा तक नहीं अमल को। नाजिया ने बेसाख्ता ज़ुबान फेरी अपने लबों पर। वो वली, मुझे आपका सेल नंबर चाहिए, कहकर उसने गहरा सांस लिया। वली के सामने बात मुकम्मल करना मजाक नहीं था। निस्वारी आंखों को सुकेड़ कर जब वो आगे वालों को देखता तो लगता सब जान लेगा। क्यों? अमल का दिल अब धक धक कर रहा था। वो, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नाजिया ने फ़ौरन बात बनाई। उसकी पेशानी के बल गहरे हुए। सुन रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे आपका नंबर चाहिए। आपको बात करना है तो करें, वरना मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। बोलिए क्या बोलना है आपको। अंदाज बहुत बेलचक हो गया था आपके। नाजिया का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मुझे एक बात करनी है आपसे। यहाँ नहीं कर सकती मैं वो बात। तो ठीक है, मत करें। आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं मैं? एक नंबर देने से आपका क्या जाता है? नाजिया रूहान सी हो गई। अमल भी वो मुश्किल जमकर खड़ी रही। वली अहमद बहुत बेरहमी से बात कर रहा था। मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता बीबी। आपने जो बात करनी है यहाँ इस मेहमानों से भरे लाउंज में करें, और अगर ये कोई आपकी चाल है तो उसे अपने साथ बांध कर रखें, क्योंकि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं, समझी आप। आखिर में दुरुस्ती से कहा तो अमल ने थूक निगला। उसके पैर कांपने लगे और नाजिया की तो हालत ही अजीब हो गई। इतनी हद तक पर उसकी आंखें भर आईं। आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? क्या किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं? उसने बहुत दिल गिरफ्तगी से कहते अपने आंसू साफ किए। मैं इतना ही संगदिल और बेरहम हूँ, और कुछ? संजीदगी से उसकी आंखों में देखकर कहा तो अमल ने धड़कते दिल को संभाला था अपने। उसने वली को कभी किसी से ऐसे बात करते नहीं देखा था। आइंदा मुझे इस तरह बिला वजह रोकने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी अंदाज़ा नहीं है मेरी बेरहमी का। एक उचटती नज़र उस पर डालकर वो पलट गया। नाजिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज़ बाहर ना निकले रोने की, फिर ऊपर भाग गई। अमल ने हमदर्दी से ऊपर भागते उसे देखा, फिर पलटकर दरवाजे को देखा जिससे निकलकर वो अभी अभी गया था। उसने भी थके से कदम टीवी हॉल की जानिब बढ़ाए और बड़े दिल के साथ सजाए गए झूले को देखे गए। नाजिया के साथ उसका रवैया देख वो खौफजदा हो गई थी। वली ने अगर उसे भी इसी तरह झड़क दिया तो वो किधर जाएगी। दिल एकदम से भारी हो गया और आसपास बिखरा मेहमानों का रश अब बहुत नागवार गुजर रहा था। बेदिली से वो पलटने लगी तो किसी की आवाज़ पर ठहर गई। जानती हैं ये रंग कितना जचता है आप पर? वो करंट खाकर मुड़ी थी। नफीस ने मुस्कुरा कर कहा था उसे।